Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 14, that is about environmental chemistry. It's the first question, the atmosphere. Atmosphere के बारे में कल हमारा एक लेसन हो चुका, जिसमें हमने डिफरेंट जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के उनको डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और ट्रोपोस्फीयर और जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन की काजेस को भी देखा। फिर हमने 14.1 टेस्ट योरसेल्फ पे क्वेश्चन जो हैं ये डिस्कस किए थे, और आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज पोल्यूटेंट्स, अबाउट पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट जो है ये वो वेस्ट मटेरियल होता है जो पोल्यूट कर दे एयर को, वाटर को और सॉइल को। पोल्यूट करना क्या है? कंटामिनेट करना। कंटामिनेशन मिक्सिंग होती है अनडिजायरेबल या हार्मफुल सब्सटेंसेस की किसी भी चीज में, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। मसलन वाटर हो, एयर है, सॉइल है, तो इनमें कोई ऐसी चीज मिक्स हो जाए, कोई ऐसी चीज ऐड हो जाए जो हार्मफुल हो या अनडिजायरेबल हो, जिसकी वजह से मसलन एयर है तो उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, वाटर है उसको पीना जो है वो पॉसिबल ना हो, पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, अनफिट हो जाए, सॉइल है तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए वो अनफिट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पोल्यूटेंट। और उस चीज को या उस मटेरियल को, उस वेस्ट मटेरियल को हम पोल्यूटेंट कहेंगे। 3 फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं सवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट, कि कोई पोल्यूटेंट किस कदर सवियर होगा। 3 फैक्टर हैं जो इसको जो वो डिटरमिन करेंगे। नंबर 1 उसके केमिकल नेचर, कि केमिकली वो कौन सा पोल्यूटेंट है। नंबर 2 उसकी कंसंट्रेशन, कि वो कितनी मिकदार में है। और थर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन कि अगर हवा में शामिल हुआ है तो वो कितनी देर तक हवा में मौजूद रहता है। यानी ऐसे तो नहीं कि वो हवा में शामिल हुआ लेकिन जल्दी वो डिकम्पोज हो जाता है, डस्टाई हो जाता है, जब पानी में खत्म हो जाता है। तो परसिस्टेंस मीन कि वो कब तक पानी में बरकरार रहता है या साल के अंदर उसके असरात कब तक बाकी रहते हैं, ये परसिस्टेंस है। तो केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन और परसिस्टेंस, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी पोल्यूटेंट की सवियरिटी को डिटरमिन करते हैं। अब ये पोल्यूटेंट्स क्रिएट कैसे होते हैं? ये क्रिएट होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए ये क्रिएट होते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। They take the environment, so they make environment, environment क्या है? एयर, वाटर या सॉइल है, तो ये उसको हार्मफुल कर देते हैं टू लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो एनवायरनमेंट नुकसानदेह बन जाता है। तो जो पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन। हम सिंपली पोल्यूटेंट्स का कह सकते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जबकि कंटेमिनेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी चीज को इम्प्योर कर देते हैं। कंटेमिनेंट्स किसी भी चीज को इम्प्योर कर देते हैं, और जो पोल्यूटेंट्स हैं ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये डिफरेंस अगर पूछा जाए तो पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन कॉज करते हैं और कंटेमिनेंट्स जो है किसी भी चीज को इम्प्योर करते हैं। अब याद रखें कि जो पोल्यूटेंट्स हैं ये ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जो हार्मफुल हैं, हैजर्डस हैं, अनडिजायरेबल हैं, कि जब ये शामिल हो जाएं किसी भी चीज में तो वो चीज इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, नुकसानदेह हो जाती है। ये पोल्यूटेंट्स के बारे में आप कह सकते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन एयर दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। हवा के अंदर जो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हैं ये पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इवन बताया कि कोई बेनिफिशियल सब्सटेंस है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो भी हार्मफुल हो जाता है।
यानी वो था बेनिफिशियल सब्सटेंस, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन लिमिट क्रॉस कर गई है तो वो भी पोल्यूटेंट कंसिडर होगा, हार्मफुल होगा। एयर पोल्यूटेंट्स चेंज करते हैं वेदर को, बैडली इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, डैमेज करते हैं प्लांट्स को, और डिस्ट्रॉय करते हैं बिल्डिंग्स को। ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे भी इस चैप्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की बेसिक टू टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स का कहा कि वो टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे वेस्ट या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं that are driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter। कहा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ये ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस हैं या एग्जॉस्ट सब्सटेंसेस कौन से? ऑटोमोबाइल के साइलेंसर से निकलने वाले, ये जो किल्न्स वगैरह हैं उनमें से निकलने वाले, जो भट्टियाँ वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनकी चिमनी से निकलने वाले, ये एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बताया कि ऐसे वेस्ट या एग्जॉस्ट सब्सटेंसेस हैं which are driven out because of combustion of fossil fuels। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से और ऑर्गेनिक मैटर के जलने से। अब फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ चलता है? ये देखें, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो व्हीकल जितनी हैं उन सब के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, ठीक है, इवन के डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए फ्यूल को यूज किया जाए, घरों में फ्यूल जलाया जाता है, या ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्शन होती है, उसकी बर्निंग होती है, तो उससे भी ये सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो ये उसके ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली जो है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन जिनमें मीथेन है, अमोनिया NH3 और कंपाउंड्स फ्लोरीन के, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बताना होगा कि जो कि फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर की कंबशन से डायरेक्टली विच आर ड्रिवन आउट, दे आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, और उसकी एग्जांपल्स आगे दे देंगे। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में होते हैं उनसे ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PN से एब्रिवेट करते हैं जिसको। ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। असल देखें ना, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कैसे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो, हवा के उसमें रेन वाटर में डिसॉल्व होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से, जो सल्फर डाइऑक्साइड उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मुख्तलिफ आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स दी गई। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज आपको बताया जा रहा है कि 99% एटमॉस्फेयर जो है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसा हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि 99% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। आल्दो अदर गैसेस जो हैं माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन है मेजर इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उनके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटरमिन्स द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। ये एटमॉस्फेयर जो है इट डिटरमिन्स एनवायरनमेंट, मीन कि यही एटमॉस्फेयर ही तो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो यही एटमॉस्फेयर है। सो दीज माइनर कंस्टिट्यूएंट्स they are safe up to concentration limit।
सर्टेन लिमिट तक ये सेफ हैं, बट इन सम एरियाज दिस लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 60 years बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनकी मिकदार हवा में बढ़ी है। यस क्वेश्चन। सर अब कहते हैं कि ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है सर, वो तो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सर अब्सॉर्ब कर लेती है, तो फिर वो किस तरह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो ओजोन है, ओजोन खुद कैसे बनती है? जब रेडिएशंस पड़ती हैं, जब रेडिएशंस पड़ती हैं, आपने देखा था जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है उसके अंदर रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस के पड़ने से ऑक्सीजन जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। इवन कि उसमें तो ओजोन की भी ब्रेक डाउन होती है ना। तो जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज होती है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, और वो एटॉमिक ऑक्सीजन आगे मिलती है से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, और तब ओजोन बनती है। यानी ओजोन डायरेक्टली नहीं इसमें प्रोड्यूस हो रही, किसी पोल्यूटेंट से नहीं बन रही, किसी फॉसिल फ्यूल से या ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बन रही, रेडिएशंस के इफेक्ट्स की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ये एटॉमिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलने से बनी है। तो पहले एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और उसके बाद ये ओजोन बनी है, इसलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट ही कंसिडर किया जाता है। तो बताया कि लास्ट 60 ईयर्स से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है लिमिट जो है इन माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की वो क्रॉस हो चुकी है, और जिस वजह से ये हैजर्डस हो चुके हैं, नुकसानदेह हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। नंबर 1, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। पहले नंबर पे आपको बताए जा रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या क्या है। नंबर 1, बोथ ऑफ दीज गैसेज आर एमिटेड ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन, आतिशफशानी के दौरान। आतिशफशा वोल्केनिक एरप्शन जब होती है, आतिशफशा पहाड़ जो है जब उनकी एरप्शन होती है उसके दौरान ये रिलीज होती हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो तो तब भी प्रोड्यूस होती है। नंबर 2, अब देखिए मेजर सोर्स ऑफ फॉर द एमिशन ऑफ दीज गैसेज जो है, इट्स द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह, इनकी जब कंबशन होती है तो ये गैसेस ज़्यादा इनसे प्रोड्यूस होती है। फॉसिल फ्यूल्स बर्न्ड इन कंबशन इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल, कोई भी गाड़ी ले लें जिसके कंबशन इंजन के अंदर फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो ये गैसें बनती हैं। किल्न है ऑफ एनी इंडस्ट्री, किल्न क्या, ये भट्टी सी होती है जिसमें कि फ्यूल बर्न करता है, उसे किल्न कहा जाता है। और ओपन एयर फायर्स, खुली हवा में इवन आग जलाई जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी जब एक्सेस सप्लाई ऑक्सीजन की है, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट बताया कि फॉरेस्ट फायर्स एंड burning of wood also emit carbon dioxide and carbon monoxide, especially when supply of oxygen is limited। ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो उसके दौरान यानी फॉरेस्ट फायर्स या वुड की बर्निंग हो रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। इसकी एमिशन बताया कि डोमिनेट कर जाती है, मींस कि ये ज्यादा प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के निस्बत। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाउस किसे कहते हैं।
तवज्जो से समझ लेना। हमारे वो पौधे जो हम मैदानी इलाकों में काश्त करते हैं, ये हॉट क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इन पौधों को पहाड़ी इलाकों में ग्रो करना चाहें, तो वहाँ कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो फिर क्या किया जाता है कि वहाँ पर हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होती है, तो वहाँ पर ग्लास के बड़े बड़े केसेस से बना लिए जाते हैं, टेंट बना लिए जाते हैं, चैम्बर बना लिए जाते हैं, शीशे के चैम्बर से बना लिए जाते हैं ग्लास की शीट्स के साथ। अब उन ग्लास चैम्बर्स की प्रॉपर्टी ये है कि सूरज की जो रेडिएशंस आती हैं, जैसा कल आपको बताया था कि सोलर रेडिएशन जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ की, शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं और उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। तो सूरज से आने वाली रेडिएशन इन ग्लास के शीशे के चैम्बर्स में दाखिल हो जाती हैं और जमीन जब उनको ऑब्जर्व करती है या उनके अंदर मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर ऑब्जर्प्शन वो रेडिएशंस री रेडिएट होती हैं वापस और इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में वापस लौटती हैं। उनकी चूंकि वेवलेंथ लॉन्ग होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से ये रेडिएशंस जो हैं ये उस ग्लास के केस की शीट को क्रॉस नहीं कर सकती। जब उसे क्रॉस नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर अंदर ही रहती हैं और उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। अब सारा दिन ऐसा प्रोसेस होता रहता है कि रेडिएशंस अंदर एंटर होती रहती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। रात को जब बाहर बहुत शदीद सर्दी पड़ रही होती है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, बरकरार रहता है और जो पौधे हमने अंदर कल्टीवेट किए होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। अब ये तो आपने देखा ग्रीन हाउस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसको इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई जो कंसंट्रेशन है, बढ़ती हुई जो इसकी अमाउंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की लेयर के नीचे ये इकट्ठी होकर थिक लेयर बनाती जा रही है। ये कल भी मैं आपको इसका इफेक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो थिक लेयर है, ये बिल्कुल वही काम करती है जो ग्लास केसेस या चैम्बर्स की ग्लास शीट करती है कि रेडिएशंस इस कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर से एंटर हो जाती हैं, नीचे जमीन तक तो पहुंच जाती हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। लेकिन जब वो वापस लौट रही होती हैं तो इंफ्रारेड होती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर से नहीं गुजर सकती। तो रिजल्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो ऑब्जॉर्व करती हैं इस हीट को और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो आपने देखा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ये चीजें आपको इस टॉपिक में यही बताई गई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स लेयर अराउंड अर्थ लाइक एन एनवेलप। It allows heat rays of sun to pass through it and reach up to earth, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम थी। अब ये रेज जो हैं they are reflected from earth surface and go back to upper atmosphere। ये आपको डायग्राम में भी आगे शो किया जाएगा कि ये अपर एटमॉस्फेयर में जा सकती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर क्या करती है, अगर तो नॉर्मल कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हो, नॉर्मल कंसंट्रेशन हो, तो इट रिटेन्स एनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। यानी नॉर्मल अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है नॉर्मल। लेकिन तो नॉर्मल कंसंट्रेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसरी है और बेनिफिशियल है फॉर कीपिंग टेम्परेचर वार्म। अदरवाइज अर्थ वुड हैव बीन अनइनहैबिटेबल, यानी इस पर जिंदगी मुमकिन ना रहे।
कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर सके। Earth's average temperature would be about -20 degrees centigrade rather than presently average temperature 15। आप तकरीबन जो एवरेज टेम्परेचर 15 है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ये -20 तक चला जाए। अभी आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस बताई है और इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने की सलाहियत बताई है। जो मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का बता चुका हूँ, ये अभी आगे डिस्कस होता है। बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ये कोई एयर पोल्यूटेंट तो नहीं है, बल्कि ये तो एसेंशियल गैस है प्लांट्स के लिए। जैसे ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है एनिमल्स के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एनिमल्स ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से एक नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेस। ठीक है, जैसे कि ये आपको ये रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे शो किया गया है। लेकिन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान आपस में मिल रहे हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो नेचुरल बैलेंस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान इस तरह से मेंटेन रहता है। लेकिन ये उस सूरत में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बट दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। ये बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? बाय एमिटिंग मोर एंड मोर CO2 इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा से ज्यादा रिलीज करने से। कैसे? थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान की एक्टिविटीज की वजह से। बड़े क्लास अगर जो है वो डिस्कनेक्ट होती है तो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। नेचुरल बैलेंस की बात हो रही थी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो है एक नेचुरल बैलेंस कायम रहता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस तो नहीं है, येट इट्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इस वजह से ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, ये अलार्मिंग है। मुख्तलिफ जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके दौरान फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर जो है इट एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। ये देखिए वही चीज जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो उसकी ग्लास वॉल की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्ट करती है। इट अलाउज यूवी रेडिएशंस, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हैं उनको ये पास होने देती है, बट डज नॉट अलाउ IR। IR क्या? इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो लॉन्गर वेवलेंथ की हैं उनको पास नहीं होने देती। ट्रैप कर देती है सम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस को व्हिच आर एमिटेड बाय द अर्थ। कि जमीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ट्रैप हो जाती हैं। इस तरह से इंक्रीज कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की है लेयर की, ये अब्सॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को emitted from a surface that prevents heat energy escaping from the atmosphere। अगर ये रेडिएशंस एस्केप कर जाती, ये रेडिएशंस अगर एस्केप कर जाती, एटमॉस्फेयर में चली जाती, तो सॉरी बार स्पेस में चली जाती है एटमॉस्फेयर से निकलकर, तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज ना होता। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनको ट्रैप कर लेती है तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ग्रीन हाउस के अंदर भी रात को टेम्परेचर बरकरार रहता है बाहर शदीद सर्दी के बावजूद। तो वो भी वो जो इफेक्ट था कि रेडिएशंस अंदर मौजूद रही है, बाहर नहीं निकल सकी, तो उस वजह से था। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी वही काम करती है, रेडिएशंस को ट्रैप करती है और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो है वो इंक्रीज होता है। लेस हीट एनर्जी जो है इट इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
Therefore, average temperature of the surface gradually increases. इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा. This is called greenhouse effect. Now it should be clear to you. This effect is proportional to amount of carbon dioxide in air. जिस कदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हवा में ज्यादा होगी, ये उसी कदर इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा. Greater is the amount of carbon dioxide, more is trapping of heat or warming. लेकिन चूंकि इसी ने तो हीट को ऑब्जर्व करना है, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना है, तो जिस कदर ये ज्यादा मिकदार में होगी, उसी कदर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा. Due to increased warming, this phenomena is called global warming. ठीक है, गर्मी की शिद्दत का जो बढ़ना है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सूरज से ये जो रेडिएशंस आ रही हैं ऊपर से नीचे, ये शॉर्ट वेवलेंथ की हैं, ये नीचे गुजर कर आ सकती हैं, जमीन तक पहुंच गई हैं और ये वापस भी जा सकती थी. नेचुरल प्रोसेस में तो ऐसे ही होना था ना, तो ये रेडिएशंस वापस चली जाती. और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन होती तो थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है और बाकी बाहर कुछ निकल जाती है रेडिएशन. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के ये देखें इधर ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब लेयर थिक हो गई है, पहले से कंपेयर करें तो थिक लेयर की वजह से अब ये देखें जो रेडिएट हो रही थी ये रेडिएशन इंफ्रारेड जो है, तो वो थोड़ी बाहर गई हैं, बाकी कुछ वापस आ गई हैं, मींस के वो ट्रैप हो गई हैं, जिस वजह से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. इफेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? accumulation of carbon dioxide in air जो है resulting in increasing atmospheric temperature about 0.05 degree centigrade every year. हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार जो है, इसकी वजह से हर साल तकरीबन 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो रहा है. नंबर 2, इट्स कॉजिंग मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स. ठीक है, मौसम जो है में चेंजेस आ रही हैं, मौसम की शिद्दत बढ़ रही है. Third point, extreme weather events, they are occurring more commonly and intensely than previously. पहले की निस्बत ज़्यादा जो है ये वेदर इवेंट्स अकर कर रहे हैं और ज़्यादा इंटेंसली क्या, ज़्यादा शिद्दत के साथ. अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या हो सकते हैं? अब ये देखें, ये स्टॉर्म्स वगैरह, साइक्लोन्स, ये जो इस किस्म के जो वेदर चेंजेस हैं, ये किस वजह से हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. फोर्थ पॉइंट, इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स. ये ग्लेशियर्स को जो स्नो कैप्स हैं, बर्फ के ब्लॉक वगैरह जो उनको मेल्ट कर देते हैं, देती है ये ग्लोबल वार्मिंग. इस तरह से फ्लड रिस्क से इंक्रीज हो रहे हैं और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह हैं उनकी इंटेंसिटी वो जो है ये बढ़ रही है. पांचवा पॉइंट, the sea level is rising due to which low-lying areas जो हैं they are liable to be submerged. समंदर का लेवल बढ़ रहा है जिससे जो नशेबी इलाके हैं, ठीक है, low-lying areas, नशेबी इलाके मीन जो थोड़ी हाइट वाले हैं समंदर के करीब वाले, तो उनका क्या submerged मीन ज़ेरे आब आ सकते हैं. Turning previously populated areas no longer habitable. जो कि पहले से जहाँ पे आबादी थी वो रिहाइश के काबिल नहीं रहेंगे. तो ये कुछ इफेक्ट्स थे ग्लोबल वार्मिंग के. यही ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो किए गए हैं. ग्लेशियर्स और आइस बर्फ मेल्टिंग शो की गई है, जैसे सी लेवल का राइज होना, फ्लडिंग का होना, कोस्टल एरियाज जो हैं ज़ेरे आब आना उनका, सी डिफेंसेस ब्रीच, previously populated areas जो हैं they are now no longer habitable. ओके स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किसी स्टूडेंट्स का कहना है कि इसको दोबारा बता दें. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही है, कि रेडिएशंस इसमें से गुजर कर जमीन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जमीन से जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती हैं या हॉट ऑब्जेक्ट से रेडिएट होकर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस ऊपर जा रही होती हैं, वो इसमें से बाहर नहीं जा सकती बल्कि वो ट्रैप हो जाती हैं. अब हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये ट्रैप कर लेती हैं. तो रिजल्ट क्या होता है? एटमॉस्फेयर टेम्परेचर
इंक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये थोड़ी सी जनरल सी इंफॉर्मेशन इसके बाद आपको बताएगी है। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है, इट इज अ हेल्थ हैजर्ड बीइंग हाईली पॉइजनस गैस, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, नुकसानदेह है सेहत के लिए। बीइंग कलरलेस एंड ऑडरलेस, यानी इसका ना तो कोई कलर होता है ना इसकी कोई स्मेल होती है, इसकी प्रेजेंस जो है इट कैन नॉट बी नोटिस इजीली एंड रेडिली, ये गैस मौजूद है तो इसका हमें पता नहीं चल सकता। जब इसको हम इनहेल करते हैं तो इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, स्ट्रांगली हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन को जब ये सैचुरेट कर देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ही सैचुरेट कर देगी, तो उसकी ऑक्सीजन के साथ मिलने की जो सलाहियत है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन दस हाइंडरिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। क्या जब हीमोग्लोबिन पहले से सैचुरेट हो गई है, ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं हो पाएगी तो बॉडी को पहुंच ही नहीं सकेगी। एक्सपोजर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन एक्सपोजर यानी कि बंदा इसमें ज्यादा देर तक रहे और जहाँ पे कि इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन थी, इट काजेस हेडेक एंड फैटीग, सर दर्द होगा। फैटीग है थकावट, एक्सर्शन, थोड़ी सी भी हरकत की तो वर्किंग की तो उसे जिसम में दर्दें शुरू हो जाना, थकावट होना, क्योंकि एनर्जी इसकी जरूरत होती है किसी भी हरकत के लिए, और वो एनर्जी रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के जरिए बननी होती है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से फैटीग होती है। एंड इफ इनहेल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर ज़्यादा टाइम के लिए इसको इनहेल किया जाए, सांस के साथ इसको अंदर ले जाते हैं अगर हम, इट रिजल्ट्स इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस में दुश्वारियां पैदा होंगी एंड अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। दिस इज द रीजन, यही वजह है बता रहे हैं कि बर्निंग जो है इट इज नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस, बंद जगहों पर जो है फ्यूल को नहीं जलाया जाना चाहिए। इट इज एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल और गैस हीटर्स, कुकिंग रेंज वगैरह बिफोर गोइंग टू स्लीप, के सोने से पहले ये फ्यूल आपका जहां भी बंद कर है, गैस हीटर है या कोल जल रही है, कुकिंग रेंज जल, तो उनको पहले स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो मुसलसल ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, और ये हैजर्डस है, नुकसानदेह है। इसके साथ ही आपको थोड़ी सी ये भी इंफॉर्मेशन की बात कन्वर्टर्स की बताई गई है कि हम पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सो दैट दे कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, NOx मीन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एंड जो कि N2O हो या NO2 है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, या NO जो है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं बिफोर इट एंटर्स इन एयर, यानी ये जो पोल्यूटेंट्स हैं हवा में दाखिल होने से पहले ही ये हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये जैसा कि आप देखें ये डायग्राम में आपको शो भी किया गया है, दे आर अटैच टू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट होते हैं ये सिलेंसर जैसे, तो उसके अंदर ये उसके साथ अटैच होते हैं, और हॉट गैसेज जब इनके अंदर से कन्वर्टर के अंदर से पास होती हैं तो जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू हार्मलेस सब्सटेंसेस। जैसा कि आप देख चुके हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ये बता रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हार्मलेस गैसेस हैं, ये हवा में रिलीज हो जाती हैं और एयर जो उसके पोल्यूशन नहीं होती। अच्छा, क्वेश्चन था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल जो है इनका यूज, एक्सेसिव यूज, फैक्ट्रीज के अंदर फ्यूल का एक्सेसिव यूज है, फॉरेस्ट बर्निंग है, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह जो है, हम ऐसी एक्टिविटीज को अगर कंट्रोल करें, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमाइज तो करें। जब हम उन्हें मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे का? इसके बाद ये सल्फर के कंपाउंड्स हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। बाकी पोर्शन जो है ये नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।
कोई है किसी बच्चे का क्वेश्चन? ओके देन, अल्लाह हाफिज।